Dear students, in today's lecture we will discuss about the IR spectroscopy. IR spectroscopy means infrared spectroscopy. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है और किस लिए यूज़ की जाती है, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्यों प्रेफर की जाती है। जहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है वहाँ अगर अदर टूल्स है तो उनके कंपैरिजन में स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो प्रेफर की जाती है। और आज के टाइम में स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, तो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो जो डिस्कशन है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे ही नेम मेंशन कर रहा है, स्पेक्ट्रा वर्ड किससे रिलेट होता है, लाइट से। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि जब स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जहाँ हम मैटर, कोई भी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनी मैटर, वट एवर, एनी मैटर जब इंटरेक्ट करता है लाइट या फिर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब हो रही है या रेडिएशन इमिट हो रही है या वो रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर वो ट्रांसमिट हो रही है, या फिर मॉलिक्यूल्स में जो भी हम मैटर ले रहे हैं उस मैटर में क्या चेंज आ रहा है, उस मैटर में फिजिकल चेंज आ रहा है या केमिकल चेंज आ रहा है या कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कैसे डिफाइन करेंगे। Spectroscopy is that branch of science which includes the study of interaction of light or electromagnetic radiation with matter, यानी कि मैटर की इंटरेक्शन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, जैसे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर डिस्कस करने से पहले, जैसे मैटर हमें पता है कोई भी क्वांटिटी, जैसे हमारे चारों तरफ है एनीथिंग, टेबल, बेंचेस, बुक्स, नोटबुक्स, जो भी हर एक चीज़, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि दैट एनी मैटर क्या होता है, दैट ऑक्यूपाई द स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है, मैटर है। तो मैटर की इंटरेक्शन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ स्टडी करेंगे तो उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। जैसे कि लाइट के बारे में हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वेव थ्योरी, कर्पिशलर्स यानी कि पार्टिकल थ्योरी। तो वेव थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी बोथ क्या कहती है कि लाइट के पास ड्यूल कैरेक्टर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो इसी तरह वेव थ्योरी को अगर हम आगे एक्सटेंड करें कि वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब हम कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सोर्स है, किसी सोर्स से जब एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी हो या किसी भी टाइप की एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होती है, या फिर कह सकते हैं कि जब एनर्जी इमिट होती है किसी सोर्स से, मान लो हम किसी रोड को हीट कर रहे हैं, हीटेड रोड से एनर्जी रिलीज़ हो रही हो, या कोई टंगस्टन का फिलामेंट है उससे रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलीज़ हो रही हो, तो एनर्जी जब होती है वो कॉन्टिन्यूसली वेव की फॉर्म में इमिट होती है। और उस एनर्जी को, उस इमिटेड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी के एग्जाम्पल जैसे हीट हो गया, लाइट, एक्सरे, गामा रेज। लाइट है, लाइट किससे निकल रही है, सन से निकल रही है, जो विजिबल लाइट है सोर्स है सन का, तो वो एक तरह का रेडिएंट एनर्जी है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो भी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है। जो भी जितनी भी रेडिएशन इमिट होती है, हर एक रेडिएशंस के पास बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और दोनों ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर,
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे रेडिएशंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, these are those radiations which have oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other। यानी कि वो दोनों ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे से के परपेंडिकुलर होंगे एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें, जैसे तीनों डायरेक्शन हमने ले ली है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन है एंड दिस इज जेड एक्सिस जेड डायरेक्शन। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड। तो कोई रेडिएशन है वेव फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करें तो वेव फॉर्म में उसके दोनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर इसका ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो हमने इस तरीके से दिखा रखा है। क्लियर है? अब ये जो जेड डायरेक्शन में है ये क्या है? वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स के भी परपेंडिकुलर है। एक्स डायरेक्शन है वो क्या है? प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएं ऑक्सीलेटिंग और वो वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट होता हुआ वेव फॉर्म में हमने इस तरीके से दिखा रखा है, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो इस तरह से डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई, और जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में। मीन्स ये रेडिएशन जो डायग्रामेटिकली हमने वेव फॉर्म में दिखा रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके पास क्या है? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एज वेल एज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसे रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? जैसे कोई बॉडी है या कोई मैटर है, अगर किसी मैटर को हम मास से कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे वेट से, इसका कितना वेट है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। सिमिलरली कुछ थिंग को हम लेंथ से करते हैं, जैसे कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है। इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम 3 डिफरेंट तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ से को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। वेवलेंथ होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उस रेडिएशन की किन्हीं 2 कॉन्जुगेटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे अगर हम क्रस्ट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच की डिस्टेंस है इसे बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को जिसे हम ग्रीक लेटर लैम्डा से कर रहे हैं, लैम्डा और या वेवलेंथ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव क्रस्ट और 2 कंजुगेटिव ट्रफ। किन्हीं भी 2 कंजुगेटिव कोई क्रस्ट ले लो या फिर 2 कंजुगेटिव ट्रफ ले लो, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम नॉर्मली डिटरमाइन करते हैं, जैसे कोई भी लेंथ डिस्टेंस मीटर में, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, तो ये इसके यूनिट है वेवलेंथ की। नेक्स्ट पैरामीटर है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी होता है कि किसी 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है। वो पॉइंट हम कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से, एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है वो होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किस में लेते हैं? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकेंड्स, यानी कि टोटल कितने वेव की साइकिल पास हो रही हैं 1 सेकेंड में एक पॉइंट में से। तो साइकिल पर सेकेंड या फिर इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी क्या होती है कि 1 सेकेंड में
कोई वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मीन्स द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। वेलोसिटी अगर c है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैन बी गिवन एज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर रहे हैं न्यू से, वेवलेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा से। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 रिलेशन आ गई। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, वेलोसिटी और वेवलेंथ पता हो, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन एज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। सिमिलरली अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी पता हो, देन इट कैन बी गिवन एज wavelength will be equal to velocity of electromagnetic radiation divided by frequency of that electromagnetic radiations। क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर को डिस्टेंस ले लें पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, कहीं पे भी 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है वहाँ पे। जैसे कि फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर रहे थे, 1 सेकंड में 1 पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है, वो तो था फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर क्या है कि 1 सेंटीमीटर कहीं पे भी अब अगर हम कंसिडर कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ इस पॉइंट पे कर लें या इस पॉइंट पे कर लें, कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर न्यू बार से। और वेव नंबर कैन बी गिवन एज जस्ट क्या होता है, मैथमेटिकली रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो जो वेवलेंथ की यूनिट है, जैसे वेवलेंथ को हम किस में करते हैं, मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, तो वेव नंबर का क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली तो यही होगी, जो इनकी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है both oscillating electric field and magnetic fields which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि डजेंट नीड एनी मीडियम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे सन से लाइट आ रही है, लाइट क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो सन से जो लाइट आ रही है वो डिफरेंट वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस से पास होते हुए हमारे पास आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। थर्ड कैटेगरी है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी वेलोसिटी है वो सेम होती है। जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सबकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी है वो सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो क्या है, एनर्जी की फॉर्म है एक तरह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है, क्वांटा और फोटोन की फॉर्म में आती है। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। जैसे कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी है एक फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर h इंटू न्यू, वेयर h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है वो कितनी है, h न्यू के इक्वल। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर वेवलेंथ की टर्म में हम लिखें तो वेवलेंथ
न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन और क्वांटा की फॉर्म में। और हर एक फोटोन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वी कैन से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैटेगरी में यानी कि इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं वो रेडिएशन, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो गामा रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब किस, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज, ये सब किस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जो होता है एक अरेंजमेंट होता है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। तो वो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है, किस ऑर्डर में अरेंज्ड होती है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो वेवलेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और जैसे जैसे कॉन्टिन्यूसली हम अरेंज करेंगे सीक्वेंस में फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो या हाई। एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मतलब एनर्जी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मतलब एनर्जी डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात करें तो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, और वेवलेंथ की बात करें तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे सबसे पहले हमने कॉस्मिक रे रख दिया यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी, अब वापस में रेडिएशन हम किस तरह से अरेंज करते जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी है वो तो डिक्रीज होनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली, और वेवलेंथ है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो हेयर ए वेवलेंथ है वो क्या होगी, सबसे लो, और यहाँ इस पॉइंट पे वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे हाई होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो अगर हम बात करें सबसे हाई एनर्जी की, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल रेज जो हमें सन से मिलती है, सनलाइट है वो इस कैटेगरी में आती है, विबग्योर जो 7 स्पेक्ट्रा बनता है। उसके बाद इंफ्रारेड रेज, आफ्टर दैट माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स। तो इस तरह से एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, और वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इस अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो क्या होती है, क्या इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इन किसी भी रेडिएशंस, जो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ शो की हुई है, उनमें से किसी भी रेडिएशंस का मैटर के साथ जब इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे क्या चेंजेस आता है, इन्हीं की मैटर के साथ इंट्रैक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या चेंजेस आ रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो 2 टाइप की होती है। हो सकता है वहाँ रेडिएशन है, जब ये रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हो सकता है वहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन हो रहा हो, ट्रांसमिट हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, या फिर वहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा हो, केमिकल चेंज हो रहा हो। तो उस बेसिस पे ब्रॉडली स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम डिटेल में देखेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। और जब स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई भी मैटर जब इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो उसका रिकॉर्ड हमें कैसे मिलता है, यानी कि वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी रेडिएशन एमिट हो रही है, कौन सी रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे करेक्टराइज करेंगे, हमने अभी देखा, या तो हम उसके वेवलेंथ की टर्म में या फ्रीक्वेंसी की टर्म में कि इतने वेवलेंथ या इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो रही है, इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम इनको या तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेव नंबर की टर्म में कैरेक्टराइज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। क्लियर है? तो नाउ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दो टाइप की होती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि जब हम कोई भी एटम या मॉलिक्यूल को हीट करते हैं हाई ड्रास्टिक कंडीशन में, जब हीट करेंगे ड्रास्टिक कंडीशन में तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी, लेट कर लिया वो एटम या मॉलिक्यूल किस पे हो, ग्राउंड स्टेट में हो, जैसे वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट है उसका लाइफ टाइम बहुत कम है, वहाँ एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो वापस फिर से या तो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा या फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में वो तभी आएगा अगर वो अब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज़ करेगा। यहाँ वो उस अब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, किसकी फॉर्म में रिलीज़ कर रहा है, लाइट की फॉर्म में रिलीज़ कर रहा है। और जब हम उस लाइट की फॉर्म के एनर्जी को प्रिज्म में से पास करते हैं, जब इमिटेड जो एनर्जी है लाइट की फॉर्म में इमिट हो रही है उसको प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म में से पास करके उस लाइट को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट करवाते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें स्पेक्ट्रा कैसा मिलेगा कि पूरी प्लेट हमें ब्लैक दिखेगी। जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो रही है उसी के कोरिस्पॉन्डिंग हमें ब्राइट लाइन्स दिखेगी। तो यहाँ जो ये दो लाइंस दिख रही है ये कौन सी है, किसके कोरिस्पॉन्डिंग, वही लाइट दिख रही है, यहाँ पे वही चमक रही है जो इमिट हो रही है, यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। बाकी पूरी फोटोग्राफिक प्लेट है वो क्या दिख रही है, हमें ब्लैक दिख रही है। तो इस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। और ये तो सिर्फ एटम के केस में सिर्फ कुछ ही लाइन, ब्राइट लाइन शो हुई है। जब पूरे मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा बैंड दिखेगा, क्योंकि हर एक एटम है वो एक्साइट होगा, एक्साइट कि वो एक कितनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा, उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग वो लाइट इमिट करेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करेगा, तो यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ब्राइट लाइंस दिखेगी। तो पूरा बैंड दिखेगा हमें इमिशन स्पेक्ट्रा का। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो वो क्या करेगा, उस किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लेट कर लिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंसिडेंट करवाई। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी करवाई उसमें से हो सकता है कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो गया हो, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया हो और कुछ ट्रांसमिट हो गया हो। तो जो रिफ्लेक्ट होके चला गया वो तो यहाँ से चला गया, जो पार्ट अब्जॉर्ब हुआ है, अब्जॉर्ब करके हो सकता है मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। क्लियर है? और कुछ पार्ट है वो ट्रांसमिट हो गया अब्जॉर्ब लाइट का। तो जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ है उसको हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं। जैसे ही प्रिज्म में से पास करवाया और जो लाइट प्रिज्म में से पास करवा के उसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट करवाया, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट करवाते ही हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उस केस में क्या आएगा कि पूरी लाइट हमें, पूरा स्पेक्ट्रा है वो कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट है वो ट्रांसमिट हो रहा है। जितनी लाइट आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम है वो लाइट आ रही है ट्रांसमिटेड होके, वो ब्राइट दिख रहा है बैकग्राउंड। लेकिन जो पार्ट अब्जॉर्ब हो गया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उस कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें यहाँ पे डार्क लाइंस दिख रही है। तो जहाँ पे डार्क लाइंस दिख रही है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम ये कहेंगे यहाँ पे लाइट आ ही नहीं रही है, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब उस कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो क्या हो गई है, यहाँ इसमें अब्जॉर्ब हो गई है। तो यहाँ अब्जॉर्ब हो गई है, तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमें वो क्या है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो हम स्टडी करते हैं जब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रा में जो ब्राइट लाइन दिखेगी वो क्या दिखाएगा, जो इमिटेड कर रही है सोर्स से या किसी भी एटम से लाइट इमिट हो रही है। जबकि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांसमिटेड आ रही है लाइट मैक्सिमम अमाउंट में,
तो वो क्या हो रहा है, सारा पूरा ब्राइट दिख रहा है हमें प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट स्पेक्ट्रा। सिर्फ डार्क लाइंस कहाँ दिख रही है, जो लाइट नहीं आ रही है, वो कहाँ गई, वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गई है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो हमें ग्राफ आएगा, जो हमें लाइंस दिखेगी डार्क लाइंस, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कि उस फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में क्या हो गई है, अब्जॉर्ब हो गई है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूज़ की। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एटम की नेचर की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एटम है वो स्टेबल होता है ड्रास्टिक कंडीशन। एमिशन स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व करने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, यानी कि किसी भी सब्सटेंस या मैटर को हमें हाईली ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, हाई एनर्जी की हीट देनी पड़ेगी। तो उस ड्रास्टिक कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, बल्कि एटम है सिंगल, वो कोई भी एटम हो वो स्टेबल रह पाता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एटम की स्टडी के लिए यूज़फुल होती है, जबकि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इतनी ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनकी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए यूज़ होती है। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डिस्कस की है कि वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट। तो जितने भी हमने स्पेक्ट्रा डिस्कस किया है कि मैटर है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज के साथ कर रहा है तो और विजिबल के साथ हम बोलते हैं कि वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर वो इंफ्रारेड रेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंफ्रारेड रेज के साथ इंटरेक्शन के मैटर की स्टडी को करें तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो किस रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन की स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी बेस पे उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेम दिया गया है। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR में यूज़ करते हैं। तो ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी किस में आती है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो यूज़फुल होती है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ही क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि इसकी मेजर एप्लीकेशंस क्या। अब जब भी सबसे रिसर्च का जो सबसे बड़ा एरिया है, सबसे जो टॉप लेवल पे है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे हम किसी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं, एक फिजिकल टूल है। तो ये क्यों बेनिफिशियल, ये क्यों प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि कोई भी नई सिंथेसिस होती है, कोई भी नई रिसर्च होती है, कोई नया कंपाउंड बनता है, तो नया कंपाउंड बनता है सबको ये रहता है कि वो क्या कंपाउंड बना है, उसमें क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होता है तो साइंटिस्ट है वो इस रिसर्च में रहते हैं कि वो क्या कंपाउंड बना है। तो क्या कंपाउंड बना, उसकी स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे मेन टूल क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि पुराने टाइम में जब केमिकल मेथड यूज़ किया जाता था, केमिकल मेथड से भी हम स्ट्रक्चर आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि लैब में हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी आपको अननोन कंपाउंड दे दिया कि उस अननोन कंपाउंड को मेज़र करो सिस्टमेटिकली, ये क्या कंपाउंड है। तो पहले हमें उस कंपाउंड को प्योरीफाई करना पड़ेगा। कोई भी नया कंपाउंड बनता है, हम सिंथेसाइज भी करते हैं, तो कि वो क्या कंपाउंड बना है, वो कंपाउंड बन गया तो प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद हम उस पर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम एली बनाते हैं, लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, सल्फर का टेस्ट करते हैं, हेलोजन्स का टेस्ट करते हैं। हेलोजन्स का टेस्ट करने के बाद हम उसमें कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के लिए ब्रेडिस टेस्ट करते हैं, और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए हम नाइट्रस टेस्ट करते हैं, डाई टेस्ट करते हैं, अमाइड का करते हैं, अमीनो ग्रुप का करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप करने के बाद हम उसकी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं, उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस तरह से बहुत लेंथी प्रोसेस होता है केमिकली स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। कई बार क्या होता है कि जब इतना लेंथी प्रोसेस, इतने सारे केमिकल टेस्ट लगा रहे हैं, जब केमिकल टेस्ट लगा रहे हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ले रहे हैं तो कंपाउंड तो डिस्पोज हो गया, वो तो डिस्कार्ड होता गया, वो दोबारा उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, कई सिंथेसिस ऐसी होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, तो इतनी कम अमाउंट में सारे टेस्ट लगा पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इन केमिकल मेथड जो था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, इसलिए
इसलिए कुछ नए फिजिकल टूल डिस्कवर हुए ऑर्बिटल की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि सिंपल जिस भी मैटर की, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें स्ट्रक्चर निकालनी है, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करवा के और उसकी स्टडी करेंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा आ रहा है या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ रहा है, हमें स्पेक्ट्रा को स्टडी करके और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। तो ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए, वो क्यों प्रेफर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में सिर्फ और सिर्फ हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। स्मॉल अमाउंट यानी कि अप्रोक्सीमेटली मिलीग्राम में भी हो, जैसे 2 to 5 मिलीग्राम में अगर कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किस तरह की नेचर है, क्या स्ट्रक्चर है वहाँ पे। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी दीज रिक्वायर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है। सेकंड है कि जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लोस्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। बाकी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आता है और हम उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ले लेते हैं। जितनी भी कम अमाउंट में रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमारे पास स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इस मेथड से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में जो हमारे पास रिकॉर्ड आता है और स्ट्रक्चर्स का कि क्या स्ट्रक्चर है, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जैसे कि हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, हमारे पास एक ग्राफ, एक स्पेक्ट्रा आएगा, स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास रिजल्ट का, वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जबकि केमिकल रिएक्शन में जैसे हम एक्स्ट्रा एलिमेंट का टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन का, कि रशियन ब्लू कलर आता है अगर लसाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट में, नाइट्रोजन के टेस्ट में, तो वहाँ पे नाइट्रोजन है, अगर नहीं आता है तो नहीं है, तो क्या हम वो कलर प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक? नहीं रख सकते। तो केमिकल मेथड में हमने केमिकल रिएक्शन लगाई, जस्ट ऑब्जर्व किया और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हमारे पास कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता है कि इस केमिकल कंपाउंड में ये चीज़ें हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, और वो रिकॉर्ड किसकी फॉर्म में आता है? एक चार्ट की फॉर्म में आता है कंप्यूटर में। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर, तो आईआर के लिए आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। तो उस स्पेक्ट्रोमीटर में जो ग्राफ आता है, इसकी हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी बेनिफिट या क्यों प्रेफर किया जाता है कि इसके अंदर जितने भी रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, जो मेथड है वो बहुत सेंसिटिव है स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड। अगर कहीं सेम कंपाउंड में थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो रहा है तो वो स्पेक्ट्रा है वो चेंज दिखाएगा। जैसे कि कई बार हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में, कंपाउंड एटम कहाँ अबव द प्लेन है, कहाँ बिलो द प्लेन है, एटम कहाँ सिस कन्फर्मेशन में है, कहाँ ट्रांस कन्फर्मेशन में है। तो केमिकल मेथड से तो हम यही नहीं बता सकते। जैसे कहीं पे भी अगर हम फ्यूमरिक एसिड की बात करें या मेलिक एसिड्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल केमिकल मेथड तो सिर्फ ये दिखाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, वो ये नहीं दिखा पाएगा केमिकली कि वो कार्बोक्सिल ग्रुप सिस पोजीशन में है या ट्रांस पोजीशन में है, वो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है वो बहुत सेंसिटिव है। जैसे फंक्शनल ग्रुप है उसका प्लेन चेंज होगा या कहाँ उसकी पोजीशन चेंज होगी, इतना भी वो ग्राफ में शो हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है वो बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे हम स्टीरियो आइसोमर्स की स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है कि इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर ड्यूरिंग रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, रिएक्शन किस पाथ से जा रही है, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है। क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करें और उस पर स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाएं तो उस कंपाउंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आएंगे हमें यहाँ ग्राफ में दिखेंगे, और वो चेंजेस कितना फास्ट आ रहे हैं, कितना स्लो आ रहे हैं, उसी बेसिस पे हम रिएक्शन की रेट भी बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते
सकते हैं कि रिएक्शन है किस इंटरमीडिएट से होते हुए जा रही है. सो दीज आर द बेनिफिट्स और these are the points or these are the advantages of using the spectroscopic method for structure elucidations of organic compounds or other compounds. Clear है. So in these lectures we have discussed about the basic informations of spectroscopy. In next lecture we will discuss the principle of absorption spectroscopy, and in details we discuss the IR spectroscopy. Thank you.